thickness of the weld. If the weld is greater than this limit, it is better to use the intermediate weld. अगर ये इक्वेशन के हिसाब से आपकी मैक्सिमम रेंज से वैल्यूज बाहर जा रही हैं तो हम इंटरमीडिएट वेल्ड यूज करते हैं, यानी हम कंटिन्यू वेल्ड नहीं करते, हम स्टेप बाय स्टेप, यानी एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर आपने वेल्डिंग की, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस आपने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, फिर आगे दूसरा आपने एक जॉइंट और प्रोवाइड कर दिया। इसी तरह से विद अ क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द वेल्डिंग जो आपकी डिस्टेंसेस हैं उनके दरमियान वेल्डिंग के जो इंटरमीडिएट, यानी कि एक जगह पे हमने कर दिया, फिर थोड़ा सा गैप रिलीज कर दिया, फिर आगे दोबारा जो है वो हमने एक वेल्डिंग का जॉइंट प्रोवाइड कर दिया। तो क्लियर स्पेसिंग बिटवीन वेल्डिंग्स विल बी इन द रेंज ऑफ 100 to 150 मिलीमीटर, और वहां पे जो इफेक्टिव वेल्ड जो वेल्ड की लेंथ है वो कैलकुलेट करते हैं बाय कंसीडरिंग एन एक्चुअल फैक्टर ऑफ द एक्चुअल लेंथ, जो कि फैक्टर हमारा है बीटा इज इक्वल टू 1.2 माइनस 0.002, लेंथ ओवर थिकनेस ऑफ द वेल्ड लेस देन इक्वल्स टू 1, और बीटा इज इक्वल टू 60% इफ लेंथ इज मोर देन 300 टाइम्स थिकनेस ऑफ द वेल्ड। तो ये आपके पास जो है वो कंडीशंस और फार्मूलाज अप्लाई होते हैं, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर या एक्चुअल लेंथ फैक्टर जो है वो बीटा इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड्स के ऊपर, कि जब आप वेल्डिंग प्रोवाइड करते हो तो उस रीजन के अंदर मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है या वेल्डिंग की ओवरऑल स्ट्रेंथ है, जॉइंट की कनेक्शन की वो कितनी होती है, वो डिपेंड कर रही होती है फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर। साइज ऑफ द वेल्ड कितना है, लेंथ ऑफ द वेल्ड ओवरऑल कितना है, उसके बाद इलेक्ट्रोड्स हमने कौन से यूज किए हैं, कि जो इलेक्ट्रोड्स आपने वेल्डिंग के लिए यूज किया है, मेटालिक रॉड जिसके साथ आप वेल्डिंग कर रहे हो जो एडिशनल मटेरियल के तौर पे यूज हुआ वो कौन सा इलेक्ट्रोड था, उसके बाद टाइप ऑफ द वेल्डिंग कौन सी है, उसके बाद हम डिपेंड करता है टाइप ऑफ द बेस मटेरियल, बेस मेटल हमारा कौन सा था जिसके साथ आपने कनेक्ट किया, उसके बाद थिकनेस ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। अब इलेक्ट्रोड का जो टाइप है, अगर आप इलेक्ट्रोड टाइप E60 यूज करते हो तो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी होती है 425 मेगापास्कल। अगर आप E70 का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो स्ट्रेंथ हमारी 495 मेगापास्कल तक होती है, और अगर इलेक्ट्रोड आपका E110 है तो आपकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 760 मेगापास्कल तक होती है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद स्ट्रेसेस किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं या इमर्ज होती हैं इन द केस ऑफ वेल्ड्स। स्ट्रेसेस इन फिलेट वेल्ड्स कौन सी होती हैं, फिलेट वेल्ड्स आर सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेसेस नॉर्मली इन केस ऑफ कनेक्शन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर्स के। जब आप टेंसाइल और कंप्रेसिव मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिलेट वेल्ड तो वहां पे जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेसेस जो डेवलप होती हैं दैट आर शियर स्ट्रेसेस। For the cases where fillet weld is subjected to direct tension or compression, the failure is still expected at the maximum shear stress length due to the ductile nature of the weld material. कि जब आपका एक मेंबर मैक्सिमम शियर फोर्स या मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स या मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स को फेस करता है तो उसका रिजल्टेंट जो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम डेवलप होता है वही उसी रीजन को फेल करता है, दैट शियर फोर्स। तो स्ट्रेसेस जो फिलेट वेल्ड्स के अंदर डेवलप होती है दैट आर द बेसिकली द शियर स्ट्रेसेस। इफेक्टिव थ्रोट ऑफ फिलेट वेल्ड्स, ओवरऑल आपका जो थिकनेस है या थ्रोट ओवरऑल उस मेंबर का या फिलेट वेल्ड का वो कितना होना चाहिए। फ्रॉम टेस्टिंग इट वाज फाउंड दैट द फिलेट वेल्ड्स आर स्ट्रॉन्गर इन डायरेक्ट टेंशन एंड कंप्रेशन देन इन शियर, कि आपका जो फिलेट वेल्ड का ज्वाइंट है अगर आप उसके ऊपर डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कंप्रेशन अप्लाई करते हो तो वो स्ट्रॉन्गर बिहेव करता है बनस्बत शियर की। अगर आप स्लाइडिंग के तौर पे शियर सरफेस टू सरफेस एक पैरेलल फोर्स अप्लाई करते हो तो उस केस के अंदर जो है वो मेंबर आपका वीकर साबित होता है। सो द कंट्रोलिंग फिलेट वेल्ड स्ट्रेसेस गिवन बाय द वेरियस स्पेसिफिकेशन आर द शियरिंग स्ट्रेसेस। यहाँ पे हमारे पास दिस इज बेसिकली द थ्रोट, कि आपका जो आपने प्रोवाइड किया फिलेट वेल्ड इसका जो थ्रोट है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका सरफेस था इन टर्म्स ऑफ कन्वेक्स इन टर्म्स ऑफ कनकेव जो आपने प्रोवाइड किया यहाँ पे फिलेट वेल्ड। अब इसका एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो डायगोनल हम कैलकुलेट करें या टेंजेंट कैलकुलेट करें, या आप यूं कह लो कि ये एक पैराबोलिक फॉर्म के अंदर हमारा एक ट्राइंगल था, अगर हम स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें इसको तो हमारे पास दिस थिंग या दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज इफेक्टिव थ्रोट। और ये कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। तो थ्रोट जो है वो कितना हमारा डिपेंडेंट होता है, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट जो है इक्वेशंस हैं कि अगर आपका ए और बी, ए डिस्टेंस एंड बी डिस्टेंस जो है वो नॉट इक्वल है उस केस के अंदर आपकी जो इफेक्टिव थ्रोट है विल बी इक्वल टू ए बी ओवर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपकी दोनों लेंथ इक्वल हैं उस केस के अंदर जो इफेक्टिव थ्रोट है हमारी वो हो जाती है टी इज इक्वल टू 0.707 इंटू द थिकनेस ऑफ द वेल्ड। तो हम उससे मल्टीप्लाई करके जो है हम कैलकुलेट इफेक्टिव थ्रोट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि सिलेक्ट वेल्ड साइज, अडॉप्टेड और सिलेक्टेड वेल्ड साइज हम किस तरह से चूज करते हैं। टीडब्ल्यू जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि हमारे पास मिनिमम एक वेल्ड साइज या फिलेट वेल्ड साइज हमें गिवन थी,
एक मैक्सिमम थी, एक हमारे पास प्रैक्टिकल कंडीशंस थी। उन तीनों वैल्यूज को हमने ऑब्जर्व किया, फाइंड आउट किया तीनों वैल्यूज को। उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने वैल्यूज को रखा, और जो मीडियोकर वैल्यू थी या मीडियम वैल्यू थी या जो मिडिल वैल्यू है बेसिकली, दैट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज अ सिलेक्टेड वेल्ड साइज फॉर द डिजाइन पर्पसेस। उसके बाद हम वेल्ड लेंथ कितनी चूज करते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह से हमने मिनिमम लेंथ फाइंड आउट की वेल्ड की, मैक्सिमम वेल्ड लेंथ फाइंड आउट की। उसके बाद हम जितने मेंबर्स वहां पे उस जंक्शन के अंदर कनेक्ट हो रहे हैं आपकी वेल्डिंग प्रोसेस या मेन मेंबर के साथ, उनके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं L1, L2 एंड L3 के केसेस के अंदर, और तमाम जो वैल्यूज हैं उसमें जो ग्रेटर वैल्यू आ रही होती है उसको हम चूज कर सकते हैं। नाउ द सिलेक्टेड वेल्ड लेंथ is normally considered from these observations here कि let's suppose हमारे पास तीन लेंथ थी L1, L2 and L3, and at any face of the member, तीन faces थे L1, L2, L3 should be greater than or equal to the calculated value but should be within the allowable ranges। कि let's suppose हमारे पास तीन faces थे L1, L2, L3, हम चेक करते हैं कि for L1 procedure for select well length L1, if L1 is less than equals to maximum value, जो का आपको maximum value given है, अगर maximum से कम है या equal है तो आप जो है वो use L1 without any change, आप उसी L1 को use करते हैं। अगर आपका L1 more than equals to है minimum के तो आप L1 भी use कर सकते हैं इस फर्स्ट केस के अंदर। अगर आपकी L1 मिनिमम वैल्यू से लेंथ ऑफ वेल्ड्स मिनिमम से कम है तो आप क्या करते हैं कि इंक्रीज करते हैं L1 को, मिनिमम से ज्यादा प्रोवाइड करना है, या मिनिमम जो है वो कम से कम वही आपने प्रोवाइड करनी है, L1 को बढ़ा के आपने मिनिमम तक लिया है। अगर L1 मोर है मैक्सिमम से तो उस केस के अंदर आप जो है वो केस को रिवाइज करते हैं, थिकनेस ऑफ द वेल्ड को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के आप रिवाइज करें, आपके पास रिवाइज वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम L2 के लिए चेक करते हैं और L3 के लिए चेक करते हैं। तमाम वैल्यूज को हमने वेरीफाई करने के बाद हमारी जो लेंथ है वो डिपेंडिंग या बेस्ड ऑन द जो है वो हमारे पास थिकनेस ऑफ द वेल्ड हमने डिसाइड करनी है। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मटेरियल जो है वो जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के ऊपर डिस्कस या जो है वो डिपेंडेंट है। उसके अंदर हमारे पास जो नॉमिनल स्ट्रेंथ फॉर द स्ट्रेस ऑफ द इफेक्टिव एरिया ऑफ द वेल्ड इज 60% या 0.6 टाइम्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड। कि जो आपने इलेक्ट्रोड, जिस मटेरियल जो आपने स्ट्रेंथ मटेरियल इलेक्ट्रोड की यूज की है उसका 60% जो है वो हमें एक नॉमिनल स्ट्रेंथ दे रहा होता है। अब Fe, Xx और सिंपली Fe, the x's basically are referred to as a welding position। अब हम नॉमिनल स्ट्रेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 60% इंटू द Fe जो कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड गिवन है, उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया बेसिकली इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेल्ड। उसके बाद हम 5 फैक्टर्स यूज करते हैं, वेल्ड डिजाइन शियर स्ट्रेंथ 5Rn, अगर LRD मेथड यूज कर रहे हो तो 5 इक्वल्स टू 0.75, अगर आप ASD मेथड यूज करते हो तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2, और Rn और ओमेगा से जो है वो आपको वेल्ड अलोएबल शियर स्ट्रेंथ मिल जाती है बाय कंसीडरिंग ASD मेथड। तो ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई। उसके बाद हम मजीद स्ट्रेंथ को वेरीफाई करते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर वेल्ड इज टेकन एज द लोअर वैल्यू और Rn इज इक्वल्स टू FWAW एंड Rn इज इक्वल्स टू FBM ABM। अब FWAW जो है वो नॉमिनल स्ट्रेंथ है फॉर द वेल्ड एंड FBM एंड ABM बेसिकली आर द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द बेस मटेरियल। कि जो हमारा बेस मटेरियल है वो उस हिसाब से भी आप नॉमिनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो आपका नॉमिनल मटेरियल के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों वैल्यूज में से जो हमारी लोअर वैल्यू आएगी उसको हमने चूज करना है। जो फिलेट वेट्स होती हैं उनको हम अज्यूम करते हैं या उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि दे विल ट्रांसमिट द लोड्स बाय शियर on the effective area and design regardless of the direction of loads or the position of the welds at the connection। कि जो पर्पज होता है फ्लैट वेल का वो हमारे जो लोड्स होते हैं उनको वो ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन मेंबर टू अदर मेंबर। तो उस केस के अंदर जो FBM है उसको हम नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द बेस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द एरिया कंसीडर करते हैं। FW हमारे नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड इलेक्ट्रोड कंसीडर होता है पर एरिया। उसके बाद जो है हमारा ABM और AW जो है वो बेसिकली आर रिप्रेजेंटिंग एज द सेक्शनल एरिया ऑफ द बेस इन मिलीमीटर विद रिस्पेक्ट टू द 1 मिलीमीटर, या हम जिस तरह से यूनिट एक लेंथ कंसीडर कर रहे होते हैं। उसी तरह से जो हमारा AW है वो हमारा एरिया, सेक्शनल एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेल्ड कंसीडर होता है, जिसको हम मिलीमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट कराते हैं। तो ये तमाम इक्वेशंस वगैरह हैं जो हम Rn की वैल्यू दोनों फाइंड आउट करते हैं, उनमें से जो हमारी लोअर वैल्यू होती है दैट विल बी कंसीडर्ड फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड मटेरियल।
उसके बाद हमारे पास आता है अल्टरनेटिवली फॉर अ लीनियर वेल्ड ग्रुप लोडेड इन प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम ग्रुप ऑफ द मटेरियल्स की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो FW इंटू AWE, FW यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 60% ऑफ द इलेक्ट्रोड प्लस 1 प्लस 0.5 sin power 1.5 into theta. Theta basically is the angle of loading measured from the well longitudinal axis and AW is the effective area of the well. तो इन तमाम चीज़ों से हम Rn की टोटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, RnWL and RnWT with respect to the length and with respect to the thickness. उसके बाद टोटल जो हमारे पास Rn या स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल होता है अल्टरनेट अप्रोच से वो हमारा Rn इज इक्वल टू 0.85 RnWL प्लस 1.5 इंटू RnWT विदाउट थीटा। तो उससे जो है वो हमारे पास एक कम्युलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मटेरियल आ जाता है, जो कि हम फ्लैट वेल्ड पर्पसेस वगैरह के लिए हम यूज करते हैं व्हाइल एनालाइजिंग एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास वेल्ड की वैल्यू या स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर यूनिट लेंथ हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये तमाम इक्वेशंस हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। RnW या RW इज इक्वल टू 0.75 इंटू 0.707 इंटू TW0 और 0.707 इंटू TW हमने किस तरह से आइडेंटिफाई किया था लास्ट इक्वेशन के अंदर। हमने देखा कि अगर हमारे पास जो थिकनेस ऑफ द एक जो फ्लिट वेल्ड का जो एरिया है अगर वो ट्रायंगुलर पोर्शन है और दोनों जो लेंथ्स हैं वो इक्वल हैं, उस केस के अंदर हमारे पास जो थ्रोट डेवलप होता है दैट थ्रोट बेसिकली इज 0.707 इंटू द थिकनेस ऑफ द वेल्ड। उसके बाद 1 हमारा यूनिट लेंथ है इंटू 60% ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड डिवाइड बाय 1000। इससे जो है वो हमारे पास एक वेल्ड वैल्यू आ जाती है R और स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर यूनिट लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। So now we have a gusset plate thickness and dimensions। कि अगर हम वेल्ड पर्पसेस के लिए समटाइम्स हमें जरूरत पड़ जाती है कि हम जो है वो गजेट प्लेट्स वगैरह यूज करते हैं या किसी भी जॉइंट के अंदर आया हम रिवेट और वेल्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं या रिवेट और मोटर सिस्टम की बात करते हैं, तो गजेट प्लेट की थिकनेस और डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए। थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट शुड बी यूजुअली मोर देन द थिकनेस ऑफ द ज्वाइनिंग मेंबर्स। जो आपके मेंबर्स हैं उनकी जो थिकनेस है उससे हम कोशिश करते हैं कि थिकनेस ऑफ द गजेट प्लेट जो है वो उनसे ज्यादा होनी चाहिए। द एब्सोल्यूट मिनिमम थिकनेस इज 6 मिलीमीटर विद द मोस्ट कॉमन थिकनेस ऑफ 10 मिलीमीटर। 6 और 10 मिलीमीटर की जो थिकनेसेस है वो कॉमनली यूज होती हैं। साइज ऑफ गजेट प्लेट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हैं? इट शुड अकोमोडेट वेल्ड लेंथ्स और रिवेट्स फॉर ऑल द मेंबर्स। कि उस जॉइंट के ऊपर कितने मेंबर्स आप कनेक्टेड करने जा रहे हैं, कितने मेंबर्स कनेक्ट हो रहे हैं और तमाम मेंबर्स आया हमें जो स्पेसिफाइड लेंथ है जो हमने गजेट प्लेट प्रोवाइड की है उसके अंदर तमाम मेंबर इजीली नट बोल्ट सिस्टम से रिवेट से और वेल्डेड से फिक्स हो जाएंगे। प्रोवाइड एक उतना एरिया हमने प्रोवाइड करना है। इट मस्ट बी एज रेगुलर एज पॉसिबल विद द मिनिमम शार्प एजेस। जो शार्प एजेस है वो कम से कम होने चाहिए। एक रेगुलर प्लेट होनी चाहिए गजेट प्लेट। Edge of gusset plate intersecting with the member should be perpendicular to the longitudinal axis of the member as far as possible। कि मेंबर आपका या जो गजेट प्लेट है वो स्मूथ होनी चाहिए ताकि जब आप उसके ऊपर सरफेस को मेंबर को प्लेस कर रहे हो तो एक इंटरसेक्टिंग या परपेंडिकुलर डेवलप हो, एंगल डेवलप हो। वो एक कर्व फॉर्म के अंदर नहीं होनी चाहिए ताकि जो है एक एंड आपका टच हो रहा है दूसरा एंड जो है वो फ्री पड़ा है। Preferably the flaring angle with respect to the member, दोनों के दरमियान जो preferable angle है should not be less than 22.5 degrees। एंगल जो है वो 22.5 degrees तक होना चाहिए कम से कम। Now we have a design procedure for the weld truss connections। आज के लेक्चर में हम मजीद जो है weld truss connections का डिजाइन प्रोसीजर जो है हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम ट्रस कनेक्शंस बाय यूजिंग अ वेल्डिंग मेथड हम अगर प्रीफर करते हैं तो हमारे पास जो है वो डिजाइन फिलोसॉफी के अंदर हम किस तरह से फॉलो अप करते हैं चीजों को। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल द नोन डेटा कि हमें क्या कंडीशंस गिवन है, उन कंडीशंस को हम फाइंड आउट करते हैं। क्या हमने जो ट्रस कनेक्शंस हम डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर टेंसाइल फोर्सेस हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस हैं, मेंबर सेक्शन क्या लगे हुए हैं, तमाम फोर्सेस को हम फैक्टर्ड फोर्सेस मेंबर फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं या राइट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद हम इन केस ऑफ लेप जॉइंट, अगर हम लेप जॉइंट के अंदर जाते हैं द अमाउंट ऑफ लेप शैल बी द 5 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट जॉइंट बट नॉट बी लेस देन 25 मिलीमीटर। के लेप जॉइंट के अंदर हमने बात की थी कि 2 प्लेट्स हैं, जो लोअर प्लेट है या लोअर थिनर प्लेट है उसका 5 टाइम्स हमारा जो है वो कम से कम लेप होना चाहिए।
अगर 5 टाइम्स लैप जो है वो 25 मिलीमीटर से कम है तो हमने कम से कम 25 मिलीमीटर का लैप जो है वो प्रोवाइड करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर हम गज़ेट प्लेट डिसाइड करते हैं कि आया हम अगर वेल्डिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं, कितने मेंबर्स उस जंक्शन के ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं, तो गज़ेट प्लेट की ओवरऑल डायमेंशन हमने कितनी चूज करनी है। सेम थ्रू आउट द ट्रस, comparable to the greatest thickness of the member, not less than 6 mm, preferably kept at 10 mm, the thickness is most commonly used। ये कम से कम जो क्राइटेरियाज हैं हमें उन क्राइटेरिया में से चेक करना है, कम से कम जो है वो 6 मिलीमीटर से बड़ी होनी चाहिए। जो तीनों चारों मेंबर्स एक जंक्शन के ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं उसमें से वहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम प्लेट है वो उसकी थिकनेस ओवरऑल कितनी है या कम से कम थिकनेस कितनी है, हमने जो है वो मिनिमम कम से कम हमने मोस्ट कॉमनली यूज 10 मिलीमीटर की गज़ेट प्लेट की थिकनेस चूज करनी है। उसके बाद इन केस ऑफ मेंबर्स विद रिवर्सल ऑफ फोर्सेज, अगर रिवर्सल ऑफ फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं तो ओनली डिजाइन फॉर द ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के, जिस तरह से हमने डिस्कस किया था अंडर रिवर्सल कंडीशन कि अगर हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ज्यादा हैं या टेंसाइल स्ट्रेसेस ज्यादा हैं तो जो हमारे पास मैक्सिमम या ग्रेटर मैग्नीट्यूड फोर्स आ रही है उसी हिसाब से हमने जो है वो रिवर्सल फोर्सेस को कंसीडर करना है। फाइंड आउट द लोड कैरिंग कैपेसिटी, हम टेंसाइल और मैक्सिमम जो है वो कैपेसिटीज इन केस ऑफ कंप्रेसिव हम फाइंड आउट करते हैं कि हमने कौन सा मेथड चूज करना है। उसके बाद 6th स्टेप के अंदर हम फैक्टर्ड फोर्स फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट एंगल्स चूज करते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल इफ वी आर यूजिंग मेंबर इज डबल एंगल सेक्शन तो कंसीडर द अल्टीमेट फैक्टर फोर्स एज हाफ ऑफ द अदर फोर्स फॉर वन एंगल। अगर हमने दो फोर्सेस हैं तो हमने जो कंसीडर किया, जो फैक्टर फोर्स निकाला वो हमने हाफ कंसीडर करना है ताकि हम जो है वो सिंगल एंगल के लिए डिजाइन कर सकें। उसके बाद जिस तरह से हमने लास्ट मेंबर्स एनालिसिस ऑफ कंप्रेशन एंड टेंसाइल मेंबर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम 1 बाय 1 जो है वो चीज़ों को हम फाइंड आउट करते हैं। जब एक एंगल सेक्शन की हमारे पास डिटेल्स आ जाती हैं कि क्राइटेरियाज मैच हो जाते हैं तो हम जो है वो LRB मैनुअल से डी और वाई और सेक्शन की मॉडुलस प्रॉपर्टीज वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं। देन हम वेल्ड की साइजेस कैलकुलेट करते हैं, TW मिनिमम, TW मैक्सिमम एंड TW जो हम ऑप्शनल इंडस्ट्री के अंदर यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रोड का टाइप चूज करते हैं। देन विल गो फॉर द वेल्ड वैल्यू RW का क्राइटेरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि 5 RW इज इक्वल टू 5 TE जो हमारे पास इफेक्टिव थ्रोट थी इंटू 1 इंटू 0.6 इंटू FE जो है वो हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ इलेक्ट्रोड है डिवाइड बाय 1000। हमने जो है वो फाइंड द वेल्ड की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि दोनों मेथड से हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आई वो हमने चूज। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं टोटल वेल्ड लेंथ LW इज इक्वल टू फैक्टर फोर्स डिवाइड बाय RW जो वेल्ड वैल्यू आई। उसके बाद हम LW और LW मिनिमम एंड मैक्सिमम को वेरीफाई करते हैं जो हमारे पास वैल्यूज हैं। LW की जो वैल्यू आई वो इन दोनों रेंजेस के दरमियान लाई कर रही है या नहीं। उसके बाद हम LW को मजीद स्पेसिफाई कराते हैं इन द केस ऑफ L1 एंड L2। L1 हमने फाइंड आउट किया, L2 फाइंड आउट किया। उसके बाद L1 एंड L2 जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं उनको हमने जिस तरह से डिस्कस किया कि हम वेरीफाई करते हैं कि L1 शुड बी इक्वल टू LW मिनिमम अगर वो LW जो मिनिमम से कम है, अगर वो LW मिनिमम से ज्यादा है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर सेक्शन हमारा यहाँ पे सेफ आता है तो उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। द कनेक्शन लेंथ फॉर टेंशन मेंबर मस्ट बी सच दैट द बेटर shear leg फैक्टर। उसके बाद हम shear leg फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। shear leg फैक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस x बार ओवर L। 1 माइनस x बार ओवर लेंथ प्रीफर्ड इज इक्वल टू 0.9। अगर हम 0.9 u की वैल्यू कंसीडर करते हैं तो लेंथ प्रीफर्ड इज इक्वल टू 10 इंटू x बार। x बार बेसिकली इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड ऑफ एलिमेंट एंड द प्लेट ऑफ लोड ट्रांसफर, प्लेन ऑफ लोड ट्रांसफर। उसके बाद हमने U या shear फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद हम ब्लॉक shear स्ट्रेंथ जो है वो टोटली फॉर द टेंशन मेंबर्स हम वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं बाय कंसीडरिंग दीज टू इक्वेशंस और फॉर्मूलाज। फर्स्ट जो फैक्टर है जो BSFUANT इज द नॉमिनल टेंशन रप्चर स्ट्रेंथ। उसके बाद जो 0.6 FUANV इज द नॉमिनल shear रप्चर स्ट्रेंथ। उसके बाद 0.6 FY इज द shear yielding रप्चर स्ट्रेंथ। तमाम जो फॉर्मूलाज हैं इसके अंदर ग्रॉस AV area, GV is the gross area, ANB is the net area in shear and ANT is the net area in tension। तमाम कंडीशंस को हम जस्टिफाई करते हैं इस तरह से। उसके बाद हम फाइनली जो है इफ मोर देन वन मेंबर इज मीटिंग एट अ जॉइंट कंसीडर अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच। अगर एक से ज्यादा मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं तो हम स्लोली तमाम मेंबर्स के लिए हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, डिजाइन करेंगे। उसके बाद जो है एंड में हम कम्युलेटिवली फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास एक स्प्लाइस प्लेट है, ये कंबाइंड एक प्लेट है ताकि जो है वो हमें हर मेंबर के लिए एक यूजफुल एरिया अवेलेबल हो जिससे हम जो है वो वेल्डिंग वगैरह कर सकें। उसके बाद हम स्प्लाइस जॉइंट डिसाइड करते हैं।
and by if the top and bottom chord of the member is discontinued at the joint, हम जो है वो thickness of the splice plate या splice joint डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर आपका अनस्प्लाइस केस है तो उस केस के अंदर आप नॉर्मली जो है वो केस को फॉलो अप करते हैं। उसके बाद हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेसेस या अल्टीमेट लोड्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं और RW या रिवाइज करते हैं सेक्शन को। RW डैश की हमारे पास RW डैश और RW की वैल्यूज रिक्वायर्ड वेल्ड स्ट्रेंथ की वैल्यूज कितनी आ रही हैं उनको हम चेक करते हैं और फाइनली जो है वो हमारे पास जो कंप्लीट डेटा है उसको हमने समराइज किया और हम उसको मेंशन करा देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी हैव एन असाइनमेंट नंबर 9। फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज कनेक्शन एंड इनलिस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ कनेक्शंस के एक मजीद टाइप्स किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि बेस्ड ऑन फंक्शंस, बेस्ड ऑन मीन्स ऑफ कनेक्टिविटी, बेस्ड ऑन फोर्स ट्रांसफर्स एंड बेस्ड ऑन अदर एप्लीकेशंस, हम किस तरह से कनेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनको जस्ट आपने नाम लिखने हैं, लिस्ट करना है। एंड सेकेंडली यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ ऑल द वेल्डेड ट्रस कनेक्शंस, जो उसके 22 स्टेप्स हैं उनको कोशिश करना है बाय समझ के अपनी तरफ से हैंड राइटिंग के अंदर उसको लिख के जमा कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much.